राधे राधे। वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक की बात की थी हमने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक की बात की थी। यानी हमने नील्स बोर का मॉडल पढ़ा था और हमने रेडियस का फॉर्मूला बनाया था, वेलोसिटी का बनाया था, टाइम पीरियड का बनाया था, एनर्जी का बनाया था और दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस निकाल के हमने 1/λ का फॉर्मूला भी बनाया था। यहाँ तक उम्मीद है सब आपको याद होगा, है ना? या थोड़ा बताना पड़ेगा? क्विकली बताएं थोड़ा सा। ये तो याद है ना, ये मत भूलना बस। वेलोसिटी क्या थी? ये था। टाइम पीरियड क्या था? n³ था। एनर्जी जो थी -13.6 Z² बटा n² इलेक्ट्रोवोल्ट थी। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? 1/λ R Z 1/n² का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, अब हम बात करते हैं आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। एटम पढ़ा था हमने, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। हुआ क्या, सबसे पहले एक लैंप तैयार किया गया, हाइड्रोजन लैंप। जैसे मान लो एक लैंप है जो क्या है, हाइड्रोजन लैंप है, ठीक है। इस हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट को क्या कर दिया गया, प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाते हैं, प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं। तो ये लाइट क्या हो जाती है, अलग अलग कलर में क्या हुई, डिवाइड, ठीक है। तो ये कलर क्यों आया, मतलब ये जो लाइट की जो ये वेवलेंथ आई, ऐसी वेवलेंथ क्यों मिली, ये अलग वेवलेंथ हमें क्यों मिली, ये लाइट अलग अलग तरंग दैर्ध्य की लाइट हमें क्यों मिल रही है, ये जानने का, ये एक्सप्लेन करने का काम किसने किया, नील्स बोहर ने। और ऐसे जो लाइट डिवाइड हो रही है इसे क्या कहा गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे पढ़ते ना 10th क्लास में, व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं तो वो विबग्योर 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। सेम वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टोरी है। वहाँ तो आपके पास क्या होता है, रेड, ब्लू, ऑरेंज कलर होते हैं, और यहाँ क्या थी, हर एक लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग है लैम्डा। तो वो कैसे आई, क्या आई, ये सब एक्सप्लेन किसने किया, नील्स बोहर ने। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद का जो मॉडल बनाया था। मॉडल बनाने का मतलब उन्होंने खुद ने 3 पोस्टुलेट दिए थे ना, उन्हीं तीनों पोस्टुलेट की सहायता से, तीनों परिकल्पनाओं की सहायता से उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नील्स बोहर क्या कहते हैं, सुनो। नील्स बोहर के कहने की बातों से सुनने से पहले एक बात जहां सबको डाउट होता है, शायद ही आप लोगों किसी ने पढ़ी होगी। हम ये कहते हैं ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कहते हैं घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूमता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने ये इतना पढ़ा होगा, थोड़ा याद आ रहा होगा भी, जब प्रकाश दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आता है तो लाइमन बनता है, तीसरी से दूसरी में आता है बामर बनता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। तो जब हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा भी एक ही है, तो ये तीसरी कक्षा से दूसरी में आना, दूसरी से पहली में आना, चौथी से दूसरी में आना, ये सब क्या है। जब इलेक्ट्रॉन ही एक है, ऑर्बिट इसका एक है, तो ये कक्षा में ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बात समझ आई। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे, वहां ये बातें बताई जाएगी कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आया, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आया तो लाइमन बनता है, बामर बनता है, पास्चर बनता है, पढ़ते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तीसरी दूसरी ये कक्षाएं है कहां, कक्षाएं तो एक ही है। क्वेश्चन समझ आया, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर बाद की बात है। तो इसका क्या है, सुनो बात, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज समझ लो।
ये घूम रहा है अपनी कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाह्य सोर्स से क्या दे दी जाए, एनर्जी दे दी जाए, कैसे भी हमने क्या दे दी इसको, एनर्जी। अब एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है इस कक्षा को छोड़ के आगे वाले के बड़े सर्कल पे घूमने लग जाएगा। तो ये क्या थी, पहली कक्षा, किस में ट्रांसफर हो गया, दूसरी कक्षा में। अब इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, और एनर्जी दोगे तो दूसरी से किस में चला जाएगा, तीसरी में। जैसे ये चीज आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, जैसे मान लो खुला ग्राउंड है, उस ग्राउंड में क्या है, आप गाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल कुछ भी ऐसे घुमा रहे हो, ये 10 की चाल से घूम रही है, ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अगर आप इस व्हीकल की स्पीड बढ़ा दोगे, आप 10 से बढ़ा के 18 कर दी, तो क्या वो इसी सर्कल पे घूमेगा या उसका सर्कल बड़ा हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। उसी प्रकार ये स्टोरी यहाँ है कि जब बाहर से एनर्जी देते हो तो इसकी कक्षा क्या है, बड़ी होती जाती है। सिमिलर, बड़ी कक्षा से एनर्जी रिलीज हो जाए, एनर्जी बाहर निकल जाए तो उसकी कक्षा क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। समझ गए बात। कक्षा हाइड्रोजन की एक्चुअली में एक ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक ही कक्षा होगी, लेकिन जब एनर्जी देते हैं तो उसकी कक्षा क्या है, बड़ी होती जाती है। यानी हम ये कहते हैं पहली कक्षा से अगली कक्षा में शिफ्ट हो गया। और जब इसे एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो क्या कहते हैं, अपर लेवल से लोअर लेवल में, यानी ऊंची वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में इसका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, समझे, हाँ समझ गए। होशियार बच्चे हो तुम। लैब का नया सिलेबस भी आ गया क्या है, देख लिया होगा सबने नया सिलेबस। हाँ, कैसा लगा फिर नया सिलेबस, अच्छा था। अच्छी बात उसमें सिर्फ एक ही थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का वही सिलेबस है जो पहले था, यानी फिजिक्स के वही 10 टॉपिक वापस हैं जो पहले थे। ये एक अच्छी बात थी, इसके अलावा उसमें नया कुछ अच्छा नहीं था। तो इसका बनाएंगे अलग सी वीडियो, बताएंगे करंट अफेयर कैसे करना है। एक वो नई चीज़ जुड़ी है, साइकोलॉजी, आधों तो नाम भी नहीं सुना होगा, मनोविज्ञान, क्या होता है क्या नहीं होता, आधों को तो पता भी नहीं होगा। हाँ, तो बनाएंगे नया वीडियो, बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, इतना ही पढ़ो। अब आ जाओ, क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एटम है। देखो कक्षा एक्चुअली कक्षा ऐसी होती है ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे। तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट कक्षा, पहली कक्षा। ये है उनकी दूसरी कक्षा, ये है तीसरी कक्षा। कक्षा समझते हो ना क्या होती है, ऑर्बिट। हाँ, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लास्ट में इनफाइनाइट तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जड़ तो एक है, हमें पता है। अगर इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में है, इस कक्षा में है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बताओ। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, Z = 1 और N = 1, दोनों की वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट कक्षा की एनर्जी क्या होगी। ये एनर्जी याद रखने वाली चीजें भाई, डायरेक्ट याद कर लेना इनको, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। सेकंड पे आओ, N की जगह तो 1, सॉरी Z की जगह तो 1, N की जगह 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 से भाग दोगे इसे, तो क्या बन गया, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 से भाग दोगे तो 9 × 1 = 9, 46, 45, ये लगभग इतना बन जाएगा। इसी तरीके से आप 4 का भाग दोगे 16, यानी देख लेना, मेरे ख्याल से लगभग इतना आना चाहिए, 0.8 के आसपास। 100 होना है, चलता जाएगा। लास्ट जब इनफाइनाइट लगेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो पहले मुझे बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आई,
सेकंड से थर्ड पे आए तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, माइनस है ना ये, हाँ, एनर्जी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस कितना है याद रखना, कितना है डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। काफ़ी ये वैल्यू काफ़ी काम आएगी, बार बार हमारे काफ़ी काम आने वाली है। और सुनो, इसे कहा जाता है मूल स्तर या ग्राउंड स्टेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल ऊर्जा स्तर, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ग्राउंड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 को हम क्या कहेंगे? अच्छे से सुनना भाई, यहाँ गड़बड़ हो जाती है और प्रश्न सारा गलत हो जाता है। इसे कहा जाता है प्रथम उत्तेजित स्तर। प्रथम उत्तेजित स्तर n बराबर 2। यहाँ गलती कर देते हैं हम, प्रथम उत्तेजित स्तर n बराबर 1 कर देते हैं कि फर्स्ट बोल रहे हैं ना, इसलिए प्रथम उत्तेजित स्तर एक्साइटेड स्टेट कितनी है? n बराबर 2। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप समझ गए। इस पे ध्यान देना है बस, कहीं एक्साइटेड को देख के ज़्यादा एक्साइटेडमेंट में मत चले जाना। ओके, अब पहला सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, ये डायग्राम बहुत क्वेश्चन बनाएगा, बहुत क्वेश्चन। पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन यानी किसी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में भेजने के लिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कितनी चाहिए? राइट, कितनी चाहिए? 10.2। यहां तो ये है ही, यहां भेजने कितनी चाहिए? 10.2। ये पूछ ले सेकंड एक्साइटेड एनर्जी में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है यहां, तो कितनी एनर्जी चाहिए? ये डिफरेंस निकाल लो, 13.6 में से 1.5 घटा दो, जो डिफरेंस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि उत्तेजित कक्षा कौन सी बात हो रही है। ओके, हाँ, अब सुनो, अब हाइड्रोजन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, हमने उसे बाहर से एनर्जी दी, चाहे किसी भी तरीके से दी, तो नॉर्मल सी बात है वो इलेक्ट्रॉन क्या है? अपर कक्षा में जाएगा, हो सकता है वो दूसरे में चला जाए, हो सकता है तीसरी में चला जाए, हो सकता है चौथी में चला जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता, ऐसे कहीं भी आ सकता है। लेकिन यहां ये इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻8 10 की घात -8 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर वापस खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जैसे गधा होता है ना, गधा, हाँ, डोंकी, उसे ना आप कितनी भी लेग साबुन से नहला लो, उसे लास्ट में करना क्या है? उसी कूड़े के ढेर पे जाना है। तो ये वो गधा है, इसे आप कहीं भी भेज दो, ये वापस उसी स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट बोला है मैंने, यानी ग्राउंड स्टेट में आता है, चाहे कहीं से आए, चाहे सेकंड से फर्स्ट में आए, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आए, चाहे फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, कहीं से भी अगर वो फर्स्ट स्टेट में आता है तो नॉर्मल सी बात है एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या होगी? रिलीज। एनर्जी मतलब फोटोन क्या होंगे? रिलीज। फोटोन का मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? रिलीज होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ के गिर रहे हैं, इस टाइम जो ये लाइट निकल रही है, जो ये फोटोन निकल रहा है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, सही पकड़े, क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, यानी मैं ये कह सकता हूं लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान तो क्या होगा? 1। लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान तो क्या होगा? 1। और N2 का मान क्या हो सकता है? N2 का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। ओके,
ठीक है। सिमिलर इसी टाइप से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और अगर वो सेकंड में आके गिर जाए, यानी सिर्फ वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ के रुक रहा है वो, तो भी एनर्जी तो रिलीज होगी क्योंकि हाइयर से लोअर में आ रहा है। इस एनर्जी को, या ये जो लाइट निकल रही है, इस रेंज को हम क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। बाल्मर श्रेणी भी कहते हैं, बामर श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है। इसके लिए भाई क्या होगा? N1 की वैल्यू क्या होगी? 2। N1 मतलब जहाँ आके रुक रहा है वो, और N2 की वैल्यू क्या होगी? 3, 4, 5, 6 है, so on। इसी तरीके से अगर कोई थर्ड पे आके गिरे तो क्या नाम होगा बताओ? लाइमन, बामर और पास्चन। इसमें आके गिरे तो क्या होगा? ब्रैकेट। इसमें आके गिरे तो क्या होगा? फुंड। इंग्लिश में पी फुंड लिखते हैं इसको, फुंड श्रेणी। इससे आगे हेम्परी आ जाती है, पर आगे आगे आपको जाने की जरूरत है नहीं है। ये 5 याद रख लो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट है, फुंड। याद रह जाएगी बात। स्टोरी समझ आ गई? हाँ। हर श्रेणी में क्या निकलती है? लाइट। हाँ, ये तो बनाना ही बनाना है। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है? हैं? हाँ, सबसे पहले कौन बताता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन, देखो फोटो तो निकल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन किस श्रेणी में निकलेगा? बताओ, शाबाश। सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन कौन सी श्रेणी से निकलेगा? किससे निकलेगा? लाइमन से। क्योंकि सबसे बड़ा गैप यहाँ है, देखो इससे बड़ा गैप कहीं भी नहीं है। गैप छोटे होते जाए, इन वैल्यू से बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा गैप यहाँ है 10.2 का। सारे गैप क्या होते जा रहे हैं? इससे छोटे होते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कब होती है? जब ये गैप पार किया जाता है तब। ये गैप पार किस में होता है? लाइमन श्रेणी में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन कब मिलता है? लाइमन श्रेणी के अंदर हमें मिलता है। चलो आज आपको एक चीज़ सिखाएं, एक जादू सिखाएं। जादू सीखोगे? मैजिक। देखो, आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग का तो नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा। कौन कौन सी होती है भी आपको पता होगा। गामा होती है, एक्सरे होती है ना, अल्ट्रावायलेट है, पैराबैंगनी होती है, इंफ्रारेड है, अवरक्त होती है। नाम सुने हैं सबने। क्या किसी को इसका ऑर्डर याद है? मैं कह दूं कि लैम्डा के असेंडिंग ऑर्डर में या लैम्डा के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए लैम्डा या घटते हुए लैम्डा के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऑर्डर लिखिए। कोई बताएगा? हालांकि पढ़ा हुआ आपका। चलो मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी याद करने की। बड़ी अच्छी ट्रिक है, मज़ा आएगा आपको। फनी ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है। गामा परे देख IM रेडियो। इतनी सी बात याद रखनी है। गामा परे देख IM रेडियो। याद रह जाएगा। गामा स्टैंड फॉर गामा रेज। परे पराबैंगनी अल्ट्रावोलेट। देख यानी दृश्य तरंगे, विजिबल लाइट्स, जिसमें दृश्य में कौन आती है? ये सातों कलर आ जाते हैं। पढ़ा ना आप सबने ये? हाँ। आई मतलब इंफ्रारेड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? अवरक्त। अम का मतलब माइक्रो, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो। गामा परे देख IM रेडियो। ओके, ये ट्रिक है, याद रहनी चाहिए आपको अब। ठीक है। हाँ, अब सुनो, मैं ट्रिक मैंने यहाँ क्यों बताई है, सुनो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो लाइट आ रही है, क्या इस लाइट को हम देख सकते हैं? क्या इस फोटोन को हम देख सकते हैं? क्या इस फोटोन को हम देख सकते हैं? यानी लाइट ही तो है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो हैं। हम सिर्फ विद्युत चुम्बकीय वो देख सकते हैं जो इस रेंज में आती है।
जिनकी वेवलेंथ 450 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, हम उसी लाइट को देख पाते हैं अपनी लाइफ में। जिसकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा है या इससे कम है, दोनों को हम नहीं देख सकते। जैसे आपने सुना है ना वो सर्वे तरंगों वाला, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर फ्रिक्वेंसी है तो हम साउंड सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो भी नहीं सुन सकते, उससे कम है तो भी नहीं सुन सकते। सेम चीज़ लाइट की होती है। 450 से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ है तो हमारे लिए विजिबल है, अदरवाइज हमारे लिए विजिबल है नहीं है। जैसे रिमोट होता है, कोई भी टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट कोई भी होता है, उसके आगे बल्ब लगा होता है, उससे लाइट निकलती है लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होती क्योंकि वो अवरक्त क्षेत्र की होती है, लेकिन है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि यहाँ कौन कौन सी तरंग है जो आपकी विजिबल है और कौन सी तरंग है जो आपकी विजिबल है नहीं है। तो आपके हिंट के लिए मैं इतना बता दूं सुविधा के लिए कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो खोजा गया है ना, उसमें सबसे पहले जो खोजा गया था, सबसे पहले जो हमारे सामने सीरीज आई थी वो आई थी बामर सीरीज। सबसे पहले ये किसी स्कूल टीचर ने देखी थी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते टाइम, उन्हीं के नाम पे नाम दिया गया है बामर श्रेणी। तो सबसे पहले ये दिखी थी, ये सब बाद में पता चली। तो अब इतना तो आप दिमाग लगा रहे हो, स्कूल टीचर ने पता किया स्कूल की लैब में, तो मतलब उसके पास कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं, नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे। अब नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंट से उसने एक्सपेरिमेंट किया और लाइट को देख लिया, तो मतलब ये जो लाइट है वो किस क्षेत्र में आती है, दृश्य क्षेत्र में। किस में आती है, दृश्य क्षेत्र में। लाइमन है वो किस में आती है, पराबैंगनी में। दृश्य से पहले कौन आता है, पराबैंगनी आता ना, अल्ट्रावोलेट। और बाकी ये जितनी भी लाइटें हैं सब किस में आती है, अवरक्त में, इंफ्रारेड में। ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, थ्योरी का अगर एग्जामिनर का पूछने का मन हुआ तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइमन श्रेणी किस में आती है, पराबैंगनी में। बामर किस में आती है, दृश्य में। बाकी सब किस में आती है, अवरक्त में। यहाँ से भी याद रख लोगे, बामर किस में, दृश्य में, तो उससे पहले वाला किस में होगा, पराबैंगनी में, उसके बाद वाले किस में होंगे, इंफ्रारेड में। समझ गए क्या, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो। हाँ, ये ट्रिक भी आप नोट कर ली होगी, है ना। ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, गामा की बजाय ये सही वर्ड इसका पता है क्या होता है, गामा की जगह आप ये लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। GX परे देख, गामा और एक्स रे दोनों आ जाएंगे इसमें। GX परे देख, IM रेडियो, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, GX उधर देख, उधर यानी अल्ट्रावोलेट, उधर देख IM रेडियो। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे कर लो। ओके डन, ठीक है। आप ये बताओ, अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम। लैम्डा का फॉर्मूला ये था, कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, देखना। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपको गोल गोल घुमाएगा। चाय पीनी है, चाय पी लो। पानी पीना है, पानी पी लो। ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो। पर यहाँ मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपकी, नहीं तो गोल गोल घूमोगी कि सर ने क्या बताया था। हाँ, अब ठीक है ना। हाँ, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है ऊपर, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, रिप्लाई कर दे उसको पहले। हाँ, रिप्लाई कर। हाँ, फिर वो चिंता हो जाएगी, डबल टिक आया है, सिंगल टिक आया, अब तक डबल टिक आया, फिर ब्लू टिक आ गया, रिप्लाई क्यों नहीं आया है, वो चिंता में चले जाओगे। रहने दो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ शाबाश, ध्यान दो। देखो, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, सबको पता है, 1/λ RZ 1/N2 का स्क्वायर 1 - N1 का स्क्वायर। बनाया था ना। हाँ, बनाया था। जोर से बोलो। हाँ, और जोर से। जय माता दी। अब मैं आपसे दो चीज़ जानना चाहता हूँ। लैम्डा मैक्सिमम पूछ ले,
या फिर मैं ये कह दूं लैम्डा मैक्सिमम, या क्या कह दूं न्यू मिनिमम। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। मैं बताया लैम्डा अगर अधिकतम होगा तो आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम। या इसका उल्टा पूछ ले आपसे कि लैम्डा मिनिमम और न्यू मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बात करते हैं। जैसे मैं पहले बामर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। बामर श्रेणी के लिए मैं N1 को मैंने क्या ले लिया, एक ही आएगा। सॉरी, मैं लाइमन की बात कर रहा हूँ। लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या आई, एक। अब सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है। लाइमन श्रेणी कब बनेगी, अगर लाइट सेकंड से फर्स्ट में आई तो भी बनेगी, थर्ड से फर्स्ट में आई तो भी बनेगी, इनफाइनाइट से फर्स्ट में आई तो भी बनेगी। ठीक है, अब ये बताओ, मेरे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन सुनो। एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें जा रहा है, यानी सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन है मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन है, चलो यहां से मान लेते हैं, यहां से इसमें आ रहा है, यहां से इसमें आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ए कह रहा हूं, इसे मैं बी कह रहा हूं। ठीक है, ए का मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आया है, बी का मतलब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आया है। ठीक है, समझ आएगी बात। दोनों में से कौन से वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों में से कौन से वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ए या बी। ए कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितना दोनों के बीच में गैप है। ए कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ए कर रहा है 10.2। ए कितनी एनर्जी छोड़ेगा, 10.2। बी कितनी एनर्जी छोड़ेगा, ये गैप है। ये गैप कितना होगा, लगभग 11 के आसपास चला जाएगा। 11 क्या, ये मतलब 13.1 है, 12 से ऊपर जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा ये वाला गैप। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है, बी। ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है, बी। अभी बताओ मुझे आवृत्ति किसकी ज्यादा है, न्यू का मान ए के लिए ज्यादा है या बी के लिए ज्यादा है। न्यू का मान ज्यादा कौन दे रहा है, न्यू, समझ रहे हो। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जैसे 10.2 रिलीज हुई, ये 10.2 जो रिलीज हो रही है वो एच न्यू के बराबर है। यहां कितनी रिलीज हो रही थी, 12 पॉइंट समथिंग, वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू का मान ज्यादा कौन दे रहा है, न्यू का मान ज्यादा बी दे रहा है, और ये न्यू का मान क्या दे रहा है, कम दे रहा है। क्या इतनी बात समझ आई क्या। न्यू का मान मैक्सिमम कौन दे रहा है, बी, और न्यू का मान मिनिमम कौन दे रहा है, ए। इज दैट क्लियर, नहीं हुआ। चलो मैं रिपीट करता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम बच्चों से नहीं हुआ होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। कहा था ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, पर कोई बात नहीं, आप तो बच्चे हो ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का क्या है। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, है हाँ। सुनो दोबारा, मैं श्रेणियाँ बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ओके। इसकी एनर्जी -13.6, -3.4, -1.8, -1.5, -0.8, ऐसे चलता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लाइमन श्रेणी की, किसकी, लाइमन की। तो N1 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, ए और बी। ए में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में ट्रांसफ़र हो रहा है, और बी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं चौथी कक्षा से पहली कक्षा में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जब ए में ट्रांसफ़र होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 10.2, ये गैप जितना होगा। और जब पहले दूसरा तीसरा इससे इसमें आएगा तो लगभग कितनी एनर्जी रिलीज होगी, लगभग होगी आपकी ये 11.8, 12.8, चलो जो भी है देख लेना आप। ओके,
जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी न्यू का मान उतना ज़्यादा होगा। यानी ये न्यू का मान क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, ये न्यू का मान क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है क्या? यहाँ तक बात को पकड़ गए? हाँ, यहाँ तक पकड़ गए सर। अब यहाँ से हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे, अपना कंसेप्ट तैयार करेंगे। कौन से वाला? देखो, अगर हमें न्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, न्यू क्या चाहिए, मिनिमम, तो हमें जिस कक्षा में हैं उसे अगली कक्षा पे बात करनी है। पहली में थे, किसकी बात की मैंने? दूसरी की। दूसरी में होते हैं तो किसकी बात करते हैं हम? तीसरी की। जिस कक्षा में हम हैं उसे आगे वाली कक्षा की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू मिनिमम मिलेगा। अगर मैं n1 1 लूंगा तो n2 क्या लेना पड़ेगा? मुझे 2 लेना पड़ेगा। किसके लिए? न्यू मिनिमम करने के लिए। अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? मुझे 3 लेना पड़ेगा। समझ गए? हाँ राजा बेटा समझ गया। तो अगर मैं n1 को n लूंगा तो इसे क्या लेना पड़ेगा? n+1। ठीक है। और यहाँ क्या करना है, अगर न्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, न्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम, तो मुझे दूर से दूर जाना चाहिए। जितना मैं दूर है जा सकता हूँ, जितना ज़्यादा दूर, जितना गैप बड़ा करता जाऊँगा न्यू का मान उतना क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। यानी n1 का मान अगर मैं n लूँ तो n2 का मान मुझे क्या लेना चाहिए? जितना बड़ा मान ले सकते हैं। और बड़े से बड़ा क्या ले सकते हैं हम? इनफाइनाइट। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएगी। हो सकता है अभी थोड़ा बाउंसर लगे आपको, इसको नोट तो कर लो। ये बात तो समझ आएगी ना? ये कंडीशन ही होती है, इसकी कंडीशन है ये होती है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि मैं इतनी मैक्सिमम मिनिमम ये सब क्यों गा रहा हूँ। ओके, करो इसे नोट। ये 3 क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन से उम्मीद है आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आपतित हो रहा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे सिंपल क्वेश्चन ये तो देखो, आपको याद करना पड़ेगा। वी नाउ दैट n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ये तो वैल्यू आपको याद हो गई होगी। अब तक ना याद हो गई तो भी याद कर लेना भाई, इसका और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, ये z का स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, तो रखो वैल्यू। r की वैल्यू 1.1, 10⁻⁴ क्या बताई थी? -7। और z की वैल्यू तो 1 होती है। और अब इसकी जो n2 और n1 की वैल्यू रख देते हैं। हाँ, क्या +7 होती है क्या? चलो मान ली बात +7। ठीक है, खुश, बढ़िया। हाँ, n2 मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन सी कक्षा से आ रहा है? तृतीय कक्षा से। तो ये क्या हमारा n2 किस में आ रहा है? प्रथम में। तो ये हमारा क्या है? n1। तो क्या हो गया? 1/9 - 1/1 स्क्वायर किया मैंने, कुछ नहीं किया। और 1/λ 1.1 10⁷। इसे हल कर लेना भाई, ये बन गया आपका 8/9। देख लेना जो भी आपका आंसर बने। डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रहिए 1/λ में लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देना, आप लोग कर दो उल्टा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मीटर है इनवर्स। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इसमें देखो सेम फॉर्मूला वापस। r की वैल्यू 1.1 10⁻⁷, z की वैल्यू 1। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? तृतीय स्तर से। ये तो क्या होगा? n2। किस में आ रहा है? प्रथम स्तर में। ये क्या होगा? n1। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन गलत, हो गया शहीद। क्यों? क्योंकि हमने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया। ये शब्द सारा कुछ बदल देगा। क्या बोला है? तृतीय उत्तेजित स्तर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब दिस इज 4। प्रथम उत्तेजित स्तर यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब दिस इज 2। ठीक है? हाँ, अब समझ गए ना? इसलिए मैंने कहा था इन शब्दों पे ध्यान देना। 1/16 - 1/4।
ऐसी गलती नहीं करनी। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार। थर्ड क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बताया था वो वाला कंसेप्ट काम में लेना है। कैसे करोगे थर्ड क्वेश्चन? देखो फॉर्मूला यही काम आएगा। क्या पूछा है? एक बार न्यूनतम और एक बार अधिकतम तरंग दैर्घ्य पूछी है, आवर्ती नहीं पूछी, ध्यान रहे। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, लैम्डा मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आर की वैल्यू 1.1 10⁷ हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। सुनो, कौन सी श्रेणी है? बामर, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आके रुकेगा? बामर श्रेणी कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए दूसरी कक्षा में आना चाहिए, यानी N1 की वैल्यू क्या रहने वाली है? 2। ठीक है। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, मैंने क्या कहा था, लैम्डा मिनिमम और न्यू मैक्सिमम अगर करना है तो हमें सेकंड कक्षा का मान क्या करना चाहिए? इनफाइनाइट। बताया था ना, तो वो काम यहाँ लेना है। न्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम, यानी लैम्डा क्या चाहिए? मिनिमम। तो N2 की जगह क्या कर दो? लैम्डा। N2 की जगह क्या कर देंगे? इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। क्या बच गया? 1/4। ठीक है, समझ गए? हाँ। अब इसी तरीके से क्या पूछ ले आपसे, ये अधिकतम का पूछे, तो अधिकतम के लिए मैंने पढ़ा था अभी, लैम्डा मैक्सिमम और न्यू मिनिमम करना है। तो जिस कक्षा में आप खड़े हो उससे एक स्टेप आगे चलना है आपको। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या करोगे भाई आप लोग? 1.1 10⁷ कहाँ है? बामर श्रेणी में तो 2 का स्क्वायर ही आएगा, पर यहाँ एक कक्षा आगे चलना है, तो यानी 3 का स्क्वायर 9। ये N2 - N1 हो जाएगा ना, 1 - N2 होता है, देख लेना भैया। हाँ, इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक है। माइनस का होता है ना वो, हाँ यूँ होता है ना, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तुम लोग कुछ बोल तो रहे नहीं हो, तो प्लस हो जाएगा। हाँ, एनर्जी माइनस की होती है ना, माइनस कॉमन निकल जाता है बाहर। ठीक है, ये तो ह्यूमन एरर है, ठीक कर लेना भैया। आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख लेना, ये तो आपको भी पता है। लैम्डा अगर आप प्लस माइनस की गलती कर भी देते हो एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्डा माइनस का तो आने से रहा, आएगा तो प्लस का ही ना। हाँ, तो माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन, ये कंडीशन एग्जाम में नहीं की आएगी, ये आपको खुद सोचनी है, ये आपको खुद सोचनी है। ओके, हाँ। अब आप लोग करोगे क्या? ये 3 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, आपको पूरी असाइनमेंट मिल जाएगी। मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ है? यूट्यूब का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हाँ, एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना दिया है क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, है ना, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि हम अकेले हैं। ओके, आप लोग एक ट्राई करोगे, देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी से ट्राई करेंगे इस चीज़ को। आपके पास लाइमन थी, बाल्मर थी, पास्चन थी, ब्रैकेट थी और फुंड श्रेणी थी, ये थी। सब के लिए मुझे आप लोग लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करके दिखाओगे, सब के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, 10 बार लिखना पड़ेगा, और ये कंडीशंस भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, हो सकता है इसमें ऐसा पूछ ले, इसमें ऐसा कह दे, ये लो, ये कैसे करोगे? पर फॉर्मूला तो लैम्डा का है, ये न्यू कैसे निकालोगे? फिर न्यू कैसे निकालोगे? कौन सी बड़ी बात होगी? न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। तो लैम्डा आप यहाँ से निकाल लोगे, लैम्डा की वैल्यू रख देना। लैम्डा मिनिमम रखोगे तो न्यू क्या आएगा? मैक्सिमम। और न्यू मिनिमम चाहिए तो क्या रख दिया मैंने? C। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगें बाहर निकलेगी, जिसकी स्पीड किससे लिखते हैं हम? जनरली C से लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। हाइड्रोजन एटम पे जितना हमने पढ़ा है उसकी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में उस असाइनमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों का काम ये है कि जो असाइनमेंट दी जा रही है
उस असाइनमेंट को सोल्व करना, उसके जो आंसर है उसको OMR में फिल भी करने हैं। हाँ, OMR में करने हैं। ये अभी ऐसे लग रहा है कि क्या ज़रूरत है सर, अब बच्चे थोड़ी हैं, एग्ज़ाम में मुझे याद करोगे कि हाँ सर OMR वाली बात ठीक बता रहे थे। ओके, दूसरों की गलतियों से सीखना सीखो, खुद पे गलतियां करके सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। चाणक्य जी की लाइन है ये। तो ये मैंने खुद एग्ज़ाम में ये गलतियां की है। आते हुए क्वेश्चन OMR में गलत फील हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन हुए थे, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग OMR पे प्रैक्टिस करो। कम से कम जो आ रहा है वो तो नंबर हाथ से ना जाएं। ज़्यादा सीखने के चक्कर में, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आ रहा है उसकी आप क्वालिटी इंप्रूव नहीं करोगे। ऑप्शन बी था, पेपर में बी हुआ, OMR में डी भरा गया। मुझे भी लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, ये मैंने खुद गलतियाँ की 2-3 क्वेश्चन में। तो ये आप लोग भी ना करो। विश्वास नहीं हो रहा आपको तो आप एक असाइनमेंट OMR में करके देख लेना, सिर्फ एक असाइनमेंट 20 से 25-30 क्वेश्चन करके देख लेना। गारंटी है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आप गलत गोला भरो ही भरोगे, कितनी भी सावधान रख लेना, पक्का गोला गलत होगा। उसे दूर करने का एक ही तरीका है, जितने क्वेश्चन असाइनमेंट करो उसे OMR में करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। अभी मुश्किल लग रहा है, इसकी आदत डाल लो, लास्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। तो यहाँ तक डन। एक असाइनमेंट बची है, हाइड्रोजन एटम भी आपका कंप्लीट, यानी 10 में से 2 टॉपिक हो गया, यानी 20% सिलेबस हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो होते ही। तो फिर मैं चलूँ? जा रहा हूँ। हाँ, अकेले अकेले पी लो चाय। ओके, राधे राधे।